हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो अध्ययन है, आपकी जो पढ़ाई है वो भी बड़ी अच्छी चल रही होगी मेरे भाइयों। और जैसा कि अपना जो बैच चल रहा था जीरो टू हीरो, इसका महत्व भी आपको समझ में आ रहा होगा कि गौरव सर हमें किसी भी चीज को जब समझाते हैं तो जीरो से उठाते हैं और टॉप तक लेके जाते हैं। इसीलिए इस बैच का नाम रखा गया था जीरो टू हीरो बैच। और राजस्थान भूगोल की जो आपकी थ्योरेटिकल क्लासें चल रही थी उसमें अपन कंटिन्यूअस करते करते मेरे भाइयों आज आ चुके हैं बेटा आपकी 27 क्लास के अंतर्गत। और 27 जो क्लास है इसके अंतर्गत अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था सिंचाई परियोजना। और उसमें भी आज एक इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आपके लिए लाया हूं कि आज इस टॉपिक के अंतर्गत अपन कौन कौन सी परियोजनाओं पर अध्ययन करेंगे। तो एक रहेगी व्यास परियोजना, एक रहेगी भाखड़ा नागल बांध परियोजना, एक रहेगी रेणुकाजी परियोजना और एक रहेगी लखवार बहुउद्देशीय परियोजना। तो मेरे भाइयों जल्दी से आप सभी दबा के सेशन को शेयर कर दीजिएगा। नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सभी को प्यार भरा पुनः नमस्कार मेरे भाइयों। जल्दी से सेशन को दबा के शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि हम क्लास स्टार्ट करने से पहले डेली आशीर्वाद लेते हैं बाबा खाटू श्याम का और ऊपर वाले का, आज भी आपको मैं आशीर्वाद की मनोकामना करता हूं बाबा खाटू श्याम से कि मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी जो मुझे देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं मेरे भाइयों, उनके ऊपर बाबा आपका आशीर्वाद बना रहे। वो आपकी जिस मंजिल के लिए भी निकले हैं, अपनी मंजिल के लिए, उनको वो मंजिल प्राप्त हो, ऐसा आप आशीर्वाद हमारे ऊपर और हमारे विद्यार्थियों के ऊपर रखना, ऐसी हम आपसे मनोकामना करते हैं। चलिए, और एक मोटिवेशन स्पीच जो मैं डेली लेके आता हूं आपके लिए, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। बिल्कुल डेली का रूटीन यही होना चाहिए मेरी तरह। डेली सुबह जल्दी से उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना है जब तक अपने लक्ष्य पे अपन पहुंच नहीं जाएं। और पहुंच भी जाएं तो फिर उस पे अड़िग रहना भी आपका बनता है। ऐसा नहीं कि वहां पे पहुंचने के बाद बाई डायरेक्ट आप डाउन हो जाए। नहीं 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 नहीं, वहीं पे कितना स्टेबल आप हो पाते हो, ये सबसे बड़ी बात होती है मेरे भाइयों। तो वापस से सभी को प्यार भरा नमस्कार लक्ष्य परिवार के अंतर्गत। और अपन अब क्लास की शुरुआत करते हैं एक नई एनर्जी और नई आपके दम के साथ मेरे भाइयों। देखिए, यहां सबसे पहली बात तो यहां पे आपके लिए लेके आया हूं सिंचाई परियोजना जो 2 दिन से अपनी चल रही है। किसी भी टॉपिक को पूरे भाई साहब 360 डिग्री एंगल के साथ समझाया जा रहा है आपको। और आज भी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आप अपन इस आपके सेशन में नदी बहुउद्देशीय परियोजना आज कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि अपन ने इससे पहले 2 परियोजनाएं आपकी देख ली हैं, जिनमें एक का नाम था क्या, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, और एक का नाम था माही बहुउद्देशीय परियोजना। 2 को अपन ने कंप्लीट कर लिया। आज 4 परियोजना इस वीडियो के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले। एक रहेगी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना। ओके, तो यहां पे सबसे पहली बात आपके सामने ये रही। बोलो कौन सी परियोजना है बेटा? व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। अच्छे से समझेंगे, ईमानदारी से समझेंगे, फिर देखो कैसे याद कराता हूं चीजों को। ओके सर, डन। तो भाई साहब, जो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना है, इसमें सबसे पहली बात आपको यहां पे समझाने के लिए जा रहा हूं भाई साहब। वो बात क्या है उसे समझो पहले तो अच्छे तरीके से। जी सर, ये एक नदी है बेटा जिसको आप कहते हैं व्यास नदी। अच्छे से सुनना बेटा, ये आपकी एक नदी है जिसको आप कहेंगे मेरे भाइयों व्यास नदी। ओके सर, डन। ये व्यास, और ये एक नदी मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे सतलज। ओके सर, तो एक नदी आपकी है जिसे आप कहेंगे सतलज। अब सुनिएगा आराम से भाई साहब। जी गुरुजी, ये जो नदी है जिसको आप बोल रहे हैं बेटा व्यास नदी, ये आती है मेरे भाइयों हिमाचल प्रदेश से। और ये जो आपकी नदी है बेटा जिसको आप बोल रहे हैं सतलज नदी, ये आती है तिब्बत से। कहां से आती है मेरे भाइयों? तो ये आती है बेटा तिब्बत से। ओके सर। अब भाई साहब, जो व्यास नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र कहां है भारत के अंतर्गत? तो भाई साहब हिमाचल प्रदेश। और कहां पे रहेगा? पंजाब। और जो सतलज नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र कहां है? तिब्बत के बाद ये हमारे एंट्री करती है भारत में हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में भी जहां से एंट्री करती है उस दर्रे का नाम है सिपकीला दर्रा। हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रे से। और हिमाचल प्रदेश के बाद ये आ जाती है कहां? पंजाब। और भाई साहब, दोनों नदियों का मिलन हो जाता है पंजाब के अंतर्गत। यहां पे एक बांध बना हुआ है बेटा, उस बांध का नाम है लालौ, जिसे आप कहेंगे बेटा हरिके बैराज बांध।
अभी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे आप। हरके बैराज बांध जो कहां पे बना हुआ है, पंजाब में, और दोनों नदियां मिलने के बाद जब आगे बढ़ेंगी तो बेटा अब एक ही नाम चलेगा और वो नाम रहेगा क्या, सतलज नदी। और ये पंजाब से प्रवाहित होने के बाद निकल जाती है कहां, पाकिस्तान के लिए निकल जाती है। अब सर हमारे राजस्थान में तो ये आई नहीं, तो हमने फिर भी इन्वेस्टमेंट क्यों किया, अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। अब चलते हैं अपन नीचे की तरफ अपना राजस्थान बनाने के लिए। ये मान लीजिए आपका कौन है, राजस्थान। ओके डन सर, ये आपका आ गया कौन, राजस्थान। अब ध्यान देना सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से। जी गुरुजी, तो इसमें सबसे पहली बात ये, व्यास और सतलज नदी के संगम पर बने हरके बैराज बांध से राजस्थान के लिए इस प्रकार से भाई साहब, पंजाब हरियाणा होते हुए और हनुमानगढ़ से होते हुए आपके जैसलमेर तक एक आपकी लिंक नहर आती है जिसको आप कहते हैं आईजीएनपी। आईजीएनपी, ओके सर, ये आईजीएनपी। अब ध्यान से सुनेंगे भाई साहब, पानी तो हम ले आएंगे, व्यास नदी पे अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो पानी तो मिल जाएगा, क्योंकि आपके इस हरके बैराज से हमने निकाली हुई है आईजीएनपी। अब व्यास नदी पे इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे होगा वो सुनिए आप। व्यास नदी पे जो प्रोग्राम चलाया गया था व्यास बहुउद्देशीय परियोजना का, उसमें मेरे भाइयों 3 सहयोगी रहे, एक आपका पंजाब, एक हरियाणा और एक राजस्थान, और तीनों ने बराबर यहां पे सहयोग किया, 33% बराबर सहयोग किया। तो इस व्यास परियोजना पे आपके 2 बांध बनवाते हैं ये, जिनमें एक का नाम रहेगा पोंग और एक का नाम रहेगा पंडोय बांध। तो सबसे पहले व्यास नदी जो बहुउद्देशीय परियोजना है भाई साहब, ये किस नदी पे बनी हुई है, कल को आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना भाई साहब। पहली बात, ये व्यास नदी पे है, आपसे ये पूछा जाए कि इस परियोजना में सहयोग किसका रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें पंजाब सहयोग में रहेगा, हरियाणा सहयोग में रहेगा और इसके अलावा हमारा राजस्थान सहयोग में रहेगा। तो भाई साहब इस परियोजना पे जो सहयोग में रहेंगे वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अब व्यास नदी पे भाई साहब आपके बनते हैं 2 बांध। कितने बांध बनते हैं बेटा, 2 बांध, और वो दोनों बांधों की स्थिति आपके हिमाचल प्रदेश में रहेगी। ओके सर, यहां हिमाचल प्रदेश में इस पे 2 बांध बनते हैं बेटा। अब ध्यान देना, उसमें एक बांध का नाम है जिसे आप कहेंगे पोंग बांध। कौन सा बांध, पोंग। और एक बांध का नाम है बेटा जिसे कहते हैं पंडोय बांध। कौन सा बांध, पंडोय। तो एक पोंग बांध रहेगा और एक पंडोय बांध रहेगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात, जो पोंग बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है और पंडोय बांध भी कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं व्यास बहुउद्देशीय परियोजना जो व्यास नदी पे है। ठीक है सर, सहयोग में रहेंगे 3 स्टेट, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। और व्यास बहुउद्देशीय परियोजना पर 2 बांध हमने इन्वेस्टमेंट के रूप में बना दिए हैं। पूरा रुपया इन 2 बांधों पे खर्च किया गया, जिनमें एक का नाम पोंग और एक का नाम पंडोय। तो कल को आपसे पूछा जाए व्यास बहुउद्देशीय परियोजना पर बने दोनों बांधों के नाम क्या है, तो ध्यान रखना एक का पोंग और एक का पंडोय। ओके सर, अब हमने यहां ये डिक्लेयर किया हुआ है भाई साहब, जो ये पोंग बांध है और जो ये पंडोय बांध है, इससे हमको कितना पानी चाहिएगा ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो पोंग बांध है भाई साहब, इससे राजस्थान को पानी की पूर्ति, इससे जो आप राजस्थान को पानी की पूर्ति कराएंगे भाई साहब, पोंग बांध से राजस्थान को 59% पानी की पूर्ति। ओके सर, और भाई साहब जो पंडोय बांध है, इससे राजस्थान को जो पानी की पूर्ति आपको करानी है भाई साहब, वो इससे होगी 20%। कितनी होगी, 20%। गजब का पॉइंट है, ये ध्यान रखना। पोंग बांध से राजस्थान को 59% पानी मिलेगा और भाई साहब पंडोय बांध से राजस्थान को कितना मिलेगा, 20। अब ये पानी सर आएगा कैसे, तो देखिए यहां से ये पानी चलेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, अच्छे से देखिएगा। यहां से ये पानी हम लेंगे और यहां से ये किस में आएगा बोलो, हरके बैराज बांध में, बिल्कुल। और हरके बैराज बांध के बाद ये कहां जाएगा, आईजीएनपी में। अब आईजीएनपी में जब ये पानी आ जाता है तो भाई साहब अपने राजस्थान का इस पानी का सबसे ज्यादा फायदा कौन सा जिला उठाता है, तो ये जो पानी आया है आपके यहां से, किस नदी का भाई साहब, व्यास नदी का, व्यास परियोजना का जो पानी आया है, इससे भाई साहब जो सबसे ज्यादा लाभ उठाता है
वो जिला अपना रहेगा जिसे आप कहेंगे हनुमानगढ़। तो भाई साहब इस परियोजना से कल को पूछा जाए कि सर्वाधिक लाभ उठाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, तो वो रहेगा हनुमानगढ़। दोबारा से देखिए मैंने कैसे समझाया इस परियोजना को। अपन पढ़ रहे हैं व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, ओके सर। किस नदी पे है? व्यास नदी पे। सहयोग में कौन कौन रहेंगे? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ओके। फिर अपन ने देखा व्यास और सतलज नदी के संगम पे बना हुआ है हरके बैराज बांध पंजाब में, यहां से जाती है आईजीएनपी, ओके। स्पेशल पढ़ेंगे आईजीएनपी को। अभी हमारी नदी बहुउद्देशीय परियोजना चल रही है, जब आईजीएनपी पढ़ी जाएगी नहर बहुउद्देशीय परियोजना में, ओके सर। इसके बाद मैंने कहा व्यास नदी पे जो इन्वेस्टमेंट किया है वो ये रहे आपके 3 स्टेट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है बराबर। उनमें एक का नाम है पंजाब, एक का नाम है हरियाणा और एक का नाम है राजस्थान। इन्वेस्टमेंट के रूप में हमने 2 बांध बनाए जिनमें एक का नाम पोंग और एक का नाम पंडोय। हिमाचल प्रदेश में हमने ये डिक्लेयर किया कि भाई साहब हमें पानी ज्यादा चाहिए, तो वहां पे हमारे समझौते में डायरेक्ट लिखा गया कि पोंग बांध से राजस्थान को 59% पानी दिया जाएगा और पंडोय बांध से राजस्थान को 20% पानी दिया जाएगा, ओके डन। फिर हमने देखा ये पानी मिलता कैसे, ये हरके बैराज बांध में आता है। भाई साहब ये पानी किसके अंतर्गत आता है? हरके बैराज बांध। उसके बाद ये पानी आपका पहुंचता है आईजीएनपी में, और आईजीएनपी में जो लाभान्वित होता है भाई साहब ये वाला जो पानी आपको सबसे ज्यादा मिलता है वो हनुमानगढ़ को मिलता है। तो इस परियोजना से लाभान्वित जिला कौन रहने वाला है? हनुमानगढ़ रहने वाला है। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई हो तो मेरे भाइयों यहां तक एक बार अगर बात समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़ा जाए इस परियोजना के अंतर्गत। जी गुरुजी, तो सब भाई मेरे को एक बार इस बात का जवाब देंगे कमेंट करके कि चलो यहां तक तो अपन ने समझ लिया, लेकिन अब सुनिएगा भाई साहब आपके व्यास और सतलज नदी के संगम पे जो हरके बैराज है वहां से जो आईजीएनपी निकाली गई है, ओके सर। इस आईजीएनपी में पानी की जब कमी आएगी तो पहले तो आप सभी बच्चे ये बताएंगे कौन सी ऋतु में आईजीएनपी में पानी की कमी आएगी? जब मैंने जो ये समझौता किया हुआ है व्यास और भाखड़ा आपकी सतलज नदी पे, जिससे मैं उस पानी को काम में ले सकूं, तो बताइए आईजीएनपी में पानी की कब कमी आएगी? पहले आप कमेंट करके मुझे ये बताओ। आज क्या है दोनों के साथ अपन पढ़ेंगे, आपका भी इसमें भागीदारी रहेगी पढ़ाई में और मेरी भी। तो बताइए आईजीएनपी में जब पानी की कमी आएगी तो वो कब पानी की कमी आएगी? कौन सी ऋतु में पानी की कमी आएगी? जल्दी से बताइएगा। जिससे क्या है मैंने जो लिख रखा है कि पोंग बांध से 59 चाहिएगा और पंडोय से 20 चाहिएगा, ये मैं पानी कौन सी ऋतु में सबसे ज्यादा यूज करूंगा? जल्दी से बताइए मुझे भाई साहब, तब आगे की बात बताऊंगा जल्दी से। ओके कैलाश जी का आ गया है ग्रीष्म ऋतु, मीना जी कह रही है शीत ऋतु, हैप्पी लाइफ कह रहा है शीत ऋतु जाड़े में सर। अरे वाह भाई, ऋतु पूछा है जाड़ा नहीं पूछा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। देखो कुछ बच्चों का आंसर है ग्रीष्म ऋतु और कुछ बच्चों का आंसर है शीत ऋतु। बेटा बात ध्यान रखना, शीत ऋतु में पानी की कमी आती है, ग्रीष्म ऋतु में नहीं। ग्रीष्म ऋतु के एंड में तो हमारे यहां मानसून भी आ जाता है। शीत ऋतु में पानी की कमी क्यों आती है बता देता हूं। शीत ऋतु के दौरान बेटा अपन बोते हैं रबी की फसल, और रबी की फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है ज्यादा, इसलिए बेटा पानी की जो कमी आती है वो ध्यान रखना शीत ऋतु में आती है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, आईजीएनपी पर जब शीत ऋतु में पानी की कमी आती है तो व्यास नदी बहुउद्देशीय परियोजना के किस बांध से सबसे पहले पानी की पूर्ति की जाती है? तो बताइए पोंग बांध से कितना ले सकते हो आप 59 और पंडोय से कितना 20, तो बताओ सबसे पहले किससे पानी लेंगे? पोंग बांध से लेंगे सर। गजब, बस यही बात समझाना चाह रहा था मैं। इसके डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, और डिटेल में जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पे अपन देखेंगे सबसे पहली बात तो अपन ने ये सुनी कि भाई साहब आपकी जो व्यास नदी थी, जी गुरुजी, इस व्यास नदी पर आपके हिमाचल प्रदेश में मेरे भाइयों ध्यान रखना पोंगवा पंडोय बांध, पोंगवा पंडोय बांध बने हुए हैं, पोंगवा पंडोय बांध बने हुए हैं। एक तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात बेटा हर कोई ये ध्यान रखेगा कि जी गुरुजी कि भाई साहब पोंग बांध से राजस्थान को 59% जल, 59% जल की प्राप्ति। पोंग बांध से राजस्थान को कितने 59% जल की प्राप्ति, और पंडोय बांध से ध्यान रखेंगे राजस्थान को बेटा कितना 20% जल की प्राप्ति होती है। कितने जल की बेटा 20% जल की प्राप्ति होती है। ओके सर। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है
कि व्यास व सतलज नदी के संगम पर, व्यास व मेरे भाइयों सतलज नदी के संगम पर, ओके सर। तो व्यास और सतलज नदी के संगम पर मेरे भाइयों अपन ने कौन से राज्य के अंतर्गत, जी गुरुजी पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य में व्यास और सतलज नदी के संगम पर पंजाब राज्य में बेटा कौन सा बांध, हरिके बैराज बांध, हरिके बैराज बांध बना हुआ है। तो व्यास और सतलज नदी के संगम पर पंजाब राज्य में कौन सा बांध है, हरिके बैराज बांध है। और इसमें भी ध्यान रखेंगे भाई साहब कि इस बांध से राजस्थान के लिए, इस बांध से मेरे भाइयों राजस्थान के लिए, ओके सर। तो इस बांध से राजस्थान के लिए IGNP निकाली गई है। तो इस बांध से राजस्थान के लिए मेरे भाइयों क्या निकाली गई है, IGNP निकाली गई है। और IGNP में जब पानी की कमी आएगी तो ध्यान रखना सबसे पहले पानी की पूर्ति करेगा कौन, पोंग बांध। गजब गुरुजी। अब ध्यान देंगे अगले पॉइंट पे भाई साहब, IGNP में शीत ऋतु में, IGNP में शीत ऋतु में रबी की फसल के दौरान, IGNP में शीत ऋतु में बेटा रबी की फसल के दौरान, जी गुरुजी रबी की फसल के दौरान जब बेटा पानी की कमी आती है, जब पानी की कमी आती है, जब पानी की कमी आती है तो ध्यान रखना सर्वप्रथम, जब पानी की कमी आती है तो सर्वप्रथम पानी की पूर्ति, जी गुरुजी, तो सर्वप्रथम पानी की पूर्ति बेटा पता है कौन से बांध से की जाती है, ध्यान रखना। तो भाई साहब आप कहेंगे पोंग बांध से की जाती है। तो सर्वप्रथम जो पानी की पूर्ति है वो कौन से बांध से करते हैं अपन बेटा, पोंग बांध से की जाती है। एक तो ये आप ध्यान रखेंगे, जी गुरुजी गजब। अब अगली बात और क्या ध्यान रखनी है भाई साहब इसमें, वो ये भाई साहब व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से, व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला, व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला, ओके सर। और सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो है वो आपका कौन सा रहेगा मेरे भाइयों, तो वो मैंने आपको बताया था, जी गुरुजी वो आपने बताया था हनुमानगढ़। तो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला रहेगा बेटा कौन, हनुमानगढ़। पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, गजब। और आ गया वो समझ में तो यार भाई साहब इतने से बच्चे चलते हो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में, अरे जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए मेरे भाई। कम से कम आप जब भी क्लास को देखने आया करो तो शेयर कर दिया करो, मैं पहले ही कह रहा हूं आपका जो प्यार है वो यूं ही बना रहे मेरे ऊपर। तो भाई साहब शेयर करके आया करो। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में पोंग व पंडोय बांध बने हुए हैं, ये ध्यान रखना। पोंग बांध से राजस्थान को 59% जल और पंडोय से 20। व्यास और सतलज नदी के संगम पर हरके बैराज बांध बना हुआ है। इस बांध से राजस्थान के लिए क्या निकाली गई है बेटा, IGNP इंदिरा गांधी नहर। और IGNP में जब कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में पानी की कमी आती है तो सबसे पहले पानी की पूर्ति पोंग बांध से की जाती है। और व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा रहेगा, हनुमानगढ़ रहेगा। ओके सर डन। आगे बढ़ते हैं भाई साहब इसी के अंतर्गत और बात करने के लिए। हम पढ़ रहे थे भाई साहब व्यास नदी बहुउद्देशीय परियोजना, हमारी चल रही थी व्यास नदी बहुउद्देशीय परियोजना, बिल्कुल गुरुजी। और एक बात इस पे ध्यान रखेंगे, हर कोई बच्चा एक बात ध्यान रखेगा, जी गुरुजी बताइए आप तो, कि भाई साहब एक तो आपको ये ध्यान रखनी है इससे राजस्थान को, इस वाली परियोजना से राजस्थान को जल विद्युत की प्राप्ति, जल विद्युत की प्राप्ति कितनी होती है, इस परियोजना से राजस्थान को जो जल विद्युत की प्राप्ति होती है वो ध्यान रखना मेरे भाई, वो कितनी होती है बेटा, 422 मेगावाट की प्राप्ति होती है। ओके सर। और एक बात ये ध्यान रखेंगे इस पे, जी गुरुजी बताइए, कि व्यास नदी के जल के बंटवारे को लेकर, व्यास नदी के जल के बंटवारे को लेकर, व्यास नदी के जल के बंटवारे को लेकर मेरे भाइयों हुए समझौते, अब तक 2 बार समझौते हो चुके हैं। तो व्यास नदी के जल के बंटवारे को लेकर हुए समझौते 2 बार हो चुके, दोनों को याद रखना। 1985 में भी हो चुका है और 1986 में। 1985 वाले समझौते का नाम रहेगा बेटा राजीव गांधी, राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता, राजीव गांधी
लोंगेवाला समझौता, ओके सर, डन। और भाई साहब एक आपका 86 में रहा जिसे आप कहेंगे इराडी आयोग, इराडी आयोग बैठाया गया मेरे भाइयों। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों की दोनों। ये ध्यान रखना कि व्यास नदी जो बहुउद्देशीय परियोजना है उस पे राजस्थान को जल विद्युत की जो प्राप्ति होती है वो कितनी होती है, तो ये तो ध्यान रखेंगे 422 मेगावाट। और व्यास नदी के जल के बंटवारे को लेकर जो समझौते हुए हैं वो अब तक 2 हुए हैं भाई साहब, ये भी ध्यान रखना। ये गजब का क्वेश्चन है, जिनमें 1985 वाले को आप कहेंगे राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता और 1986 को आप बताएंगे इराडी आयोग। ये थी आपकी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। एक बार कमेंट करके बताइए कि पूरा व्यास बहुउद्देशीय परियोजना समझ में आया या नहीं आया। देखिए भाई साहब, यहां अपन देख रहे थे कि ये किस नदी पे बनी हुई है, व्यास नदी पे, सहयोग में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। व्यास नदी पे 2 बांध बनाए गए, पोंग और पंडोई। पोंग बांध से 59%, पंडोई से 20 मिलेगा अपन को। दोनों के संगम पर, व्यास और सतलज के संगम पे हर के बैराज, यहां से अपन ने निकाली IGNP। जब ये आपके पोंग और पंडोई का पानी आता है तो ये सबसे ज्यादा प्राप्त होता है हनुमानगढ़ को, इसलिए इस परियोजना से लाभान्वित जिला कौन रहेगा, हनुमानगढ़। बिल्कुल गजब गुरुजी। इसके बाद में आगे गया, यही चीजें मैंने यहां पे लिखी थी, ओके सर, कि व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित जिला हनुमानगढ़। और इसके बाद यहां पे आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्या थे, कि व्यास नदी बहुउद्देशीय परियोजना से राजस्थान को जल विद्युत मिलती है कितनी, तो आपने कहा 422। और फिर एक व्यास नदी के जल के बंटवारे को लेकर हुए समझौते 2 हुए थे, 1985 के अंतर्गत राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता और 86 के अंतर्गत इराडी आयोग। बोलो क्लियर है? ओके ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जी सर, बिल्कुल भाई साहब, ओके। तो आगे बढ़ा जाए मेरे भाइयों अगली परियोजना के साथ। बिल्कुल बढ़ते हैं भाई साहब। अगली जो परियोजना आपके पास आ रही है मेरे भाइयों, उसका नाम रहेगा भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी परियोजना रहेगी बेटा? भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट परियोजना है भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। सबसे पहली बात तो यहां पे ये समझेंगे कि ये किस नदी पे बनाई गई है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, ये जिस नदी पे बनी हुई है ये परियोजना, उस नदी को आप कहेंगे सतलज नदी। ठीक है सर। फिर बात करेंगे कि इसको बनाने में सहयोग किस किस का रहा है। तो भाई साहब सहयोग में एक रहा है पंजाब, ओके डन सर। एक रहा है भाई साहब हरियाणा, ओके गुरुजी। और एक है मेरे भाइयों आपका राजस्थान। अब यहां पे क्या है, राजस्थान का सहयोग वेरी वेरी मोस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का बराबर नहीं है। यहां राजस्थान ने जो सहयोग किया है इसे तो आप याद कर ही लेना, 15.2% है किसका भाई साहब, राजस्थान का सहयोग। और यही बात इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूं भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पर जो सहयोग में रहे हैं वो पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है। तो राजस्थान जो सहयोग में है वो ध्यान रखना 15.2% ही है। बाकी बचा शेष आपका कितना, 84.8%। उसमें ये बराबर बराबर है पंजाब और हरियाणा। तो यहां राजस्थान केवल 15.2 के साथ रहेगा। ये भाई साहब 2 परियोजना जिनको मैं साइड में लिख रहा हूं, इन दोनों में सहयोग आप याद रखेंगे। जी गुरुजी। एक मैंने आगे चल के आपको बताई थी जिसका नाम था माही बहुउद्देशीय परियोजना, बिल्कुल बताई थी सर। और माही बहुउद्देशीय परियोजना में जो सहयोग था आपको मालूम हो तो ये गुजरात और राजस्थान का था। गुजरात और राजस्थान, गुजरात ने वहां 55 दिया था और राजस्थान ने वहां 45 दिया था, 55:45। बिल्कुल गुरुजी। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करता हूं किसकी भाई साहब, इसकी भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना की, तो आप यहां पे देख रहे होंगे भाई साहब, ये जो आपकी भाखड़ा नागल है, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना, इसमें जो सहयोग की बात कही गई है वो भाई साहब आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और भाई साहब यहां पे ध्यान रखना राजस्थान का जो बताया गया है वो 15.2% है। ये नोट नहीं, ये सिंचाई टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। केवल ये 2 परियोजना ऐसी हैं जहां राजस्थान का सहयोग थोड़ा अलग अलग है। एक माही बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें गुजरात और राजस्थान रहेंगे 55-45 के साथ,
और मेरे भाइयों एक भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें पंजाब, हरियाणा और कौन रहेंगे, राजस्थान, जिसमें राजस्थान 15.2 के साथ रहेगा। ये ध्यान रखना मेरे भाइयों, ये वेरी वेरी मोस्ट है, मेरी तरफ से इसे 3 स्टार लगा लेना भाई साहब। जी गुरुजी, अब चलते भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना को समझने के लिए, एक ही बार में समझा दूंगा। आइए भाई साहब, आप तो बस मजे लीजिए आराम से। पहले यूं बताइए, यहां तक बात क्लियर है कि सतलज नदी पे रहेगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में रहेगा। एक बात यहां पे क्लियर कर लेते हैं, पर अगली स्लाइड पे देखेंगे इसका पूरा इमेज मेरे भाइयों। एक बात यह भी ध्यान रखेंगे कि इस परियोजना से राजस्थान को, इस परियोजना से बेटा राजस्थान को जल विद्युत की प्राप्ति, तो इस परियोजना से जो राजस्थान को आप जल विद्युत की प्राप्ति कराओगे वो रहेगा 227 मेगावाट। उससे कितनी हो रही थी, ये ध्यान रखना, उससे हो रही थी 422 मेगावाट, और इससे रहेगी राजस्थान को कितनी, 227 मेगावाट। किस नदी पे रहेगी, भाखड़ा नागल, सतलज पे। सहयोग में कौन रहेंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और इस परियोजना से राजस्थान को जल विद्युत की प्राप्ति 227 मेगावाट। अब जैसे इसका मैपिंग अपन देखने के लिए चलेंगे जी गुरुजी, तो मैपिंग के अंतर्गत बहुत सारी बातें यहां पे आनी है आपके लिए मेरे भाइयों। क्या क्या बातें आनी है, अच्छे से सुनना भाई साहब। अभी आप देख रहे थे ये एक नदी थी हमारे पास, बिल्कुल गुरुजी, और इस नदी का नाम था व्यास। कौन सी नदी थी बेटा, ये व्यास नदी थी, ओके, जिसको हमने देखा था कहां से आई थी, हिमाचल प्रदेश से। जी गुरुजी, और भाई साहब एक फिर ये नदी आपकी, अब ध्यान से सुनना भाई साहब, बहुत कुछ है आपके लिए इस जगह पे। और ये जो नदी है, इस नदी का नाम रहेगा भाई साहब सतलज नदी। कौन सी नदी बेटा, सतलज नदी रहेगी। जी गुरुजी, और ये सतलज नदी आ रही है कहां से, तिब्बत वाले एरिया से। ठीक है गुरुजी, अब अच्छे से समझना भाई साहब, आगे चल के जो दोनों का सहयोग हुआ था वो भी आपको अच्छे से पता है। यहां आगे चल के दोनों का सहयोग हुआ था, और फिर आगे जो नाम चला था वो चला था सतलज नदी। क्या चला था, सतलज नदी। और यहां दोनों के सहयोग पे एक बांध भी बनाया था अपन ने, अभी बनाया था सर, थोड़ी देर पहले बिल्कुल बनाया था। इस बांध को आप कहेंगे मेरे भाइयों कौन सा बांध है ये, तो इसको आपने बोला था हरिके बैराज बांध। अभी बात को समझेंगे तो ही बात समझ में आएगी भाई साहब। हरिके बैराज बांध जो कहां पे था, पंजाब। चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब अपना राजस्थान ले लेते हैं, और राजस्थान आपका ये रहा। अब की बार पूरा राजस्थान अपन कंप्लीट करेंगे जी गुरुजी। और भाई साहब ये जो राजस्थान है आपका, ये राजस्थान रहा। अब देखते हैं क्या होता है भाई साहब। आइए भाई साहब, जो ये आप नदी देख रहे हो सतलज नदी, ये भारत में कहां कहां प्रवाहित होती है, तो ध्यान रखना, एक तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है सर, उसके बाद पहुंचती है ये कहां, पंजाब। डन, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अब इस पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का, वो देखिएगा आप। सबसे पहली बात, आपकी सतलज नदी पे एक बांध बनाया गया था 1952 के अंतर्गत, ये रहा पंजाब में, और उस बांध का नाम था भाई साहब, जिसे आप कहेंगे नागल बांध। ये कौन सा बांध था, नागल बांध था। ठीक है सर, ये पंजाब के अंतर्गत है, और पंजाब में देखने के लिए जाओ तो भाई साहब जिला पड़ेगा रोपड़ जिला। भाई साहब सबसे पहले आपकी सतलज नदी पे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने जो इन्वेस्टमेंट किया है मेरे भाइयों, उसमें सबसे पहला बांध बना है कौन सा, नागल बांध, जो पंजाब के रोपड़ जिले के अंतर्गत रहेगा। ठीक है सर, ध्यान से सुनना। अभी अब ये जो आपका नागल बांध है, इससे मेरे भाइयों सिंचाई के लिए, जी गुरुजी, इस नागल बांध से भाई साहब आपके सिंचाई के लिए गजब। अब ध्यान देना बेटा, सिंचाई के लिए 2 नहरें, इससे सिंचाई के लिए कितनी नहरें निकाली गई हैं, 2 नहरें निकाली गई हैं। इस बांध से आपकी सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। अब वो 2 नहर आपकी कौन कौन सी रहने वाली हैं, तो भाई साहब यहां पे देखिए, एक नहर तो इधर की तरफ जाती है, ये गई, ओके सर, एक नहर तो ये गई, और एक नहर ये आ गई पंजाब हरियाणा होते हुए आपके हनुमानगढ़ के अंतर्गत। भाई साहब इससे सिंचाई के लिए 2 नहरें निकलती हैं, जिनमें एक का नाम तो ये और एक ये, और जो आप पहले पढ़ रहे थे आईजीएनपी, वो तो भैया ये है, वो तो ये है आईजीएनपी, कंफ्यूज मत हो जाना लाला बेटा, वो तो ये है आईजीएनपी। गजब गुरुजी, तो ये तो अपन अभी पढ़ रहे थे, वो तो आईजीएनपी थी, ओके, जो व्यास वाली में पढ़ा था, ये नहीं भाई साहब। मैं तो अभी भी क्या कह रहा हूं अच्छे से सुन लीजिएगा। जी गुरुजी बताइए, भाई साहब आपका जो सतलज नदी है,
इसका पानी जो आप देख रहे हैं भाई साहब, वो ऐसे जा रहा है, ऐसे, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। और जब पानी ऐसे जा रहा है तो बताइए, मैं पानी की डायरेक्शन में एकदम सीधा खड़ा हुआ हूं, बिल्कुल राइट, तो मेरा ये हाथ हुआ दायां और ये हुआ बायां। ओके, तो इधर की तरफ जो नहर जा रही है वो दाईं और इधर जो आ रही है वो बाईं। दाईं नहर से मैं सिंचित होऊंगा नहीं, मेरा राजस्थान सिंचित होगा नहीं। भाई मेरे लिए पानी चाहिए तो मेरा राजस्थान तो ये रहा, तो मेरा जो आपका राजस्थान सिंचित होगा वो होगा बाईं नहर से। किससे होगा? बाईं नहर से होगा बेटा, समझ गए? ओके, तो भाई साहब इस आपके नागल बांध से एक निकाली गई है ये वाली, जिसे आप कहेंगे दाईं नहर। ओके सर, दाईं नहर। और भाई साहब जो ये आई है इसे आप कहेंगे बाईं नहर। दाईं नहर और बाईं नहर। अब भाई साहब इनके नाम क्या हैं? तो जो दाईं नहर है ना भाई साहब, इसका नाम रहेगा बेटा बिस्त नहर। कौन सी नहर? बिस्त नहर। और ये केवल और केवल सिंचित करती है किसको? पंजाब को। किसको सिंचित करती है? पंजाब को। और जो बाईं नहर है इसका नाम क्या है? तो बेटा ध्यान देना, इसका नाम है भाखड़ा नहर और यह सिंचित करती है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। भाई आप इधर की तरफ आओगे तो पंजाब से तो आ ही रही है, यहां पड़ जाता है हरियाणा और ये अपना राजस्थान। तो भाई साहब कितनी गजब की बात रहेगी, बोलो आप। आपसे पूछा जाएगा सतलज नदी पे मेरे भाइयों जो नागल बांध बना हुआ है उससे जो आपके सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई हैं, उसमें बाईं या दाईं नहर से राजस्थान लाभान्वित होता है। तो आपका जवाब होगा बाईं नहर से। ओके, बाईं नहर से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से रहेंगे? तो आपका जवाब रहेगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और अगर आपसे पूछा जाए कि उस नहर का नाम क्या है, तो नहर का नाम रहेगा भाखड़ा नहर। तो एक बात अच्छे से समझ लेना, भाखड़ा नहर अलग है और भाखड़ा बांध अलग है, बिल्कुल। और भाई साहब जो आपकी दाईं नहर है उसका नाम है बिस्त नहर, उससे सिंचित होगा पंजाब। और जो बाईं नहर है राजस्थान तक आती है उसका नाम है भाखड़ा नहर। और भाई साहब उससे जो सिंचित होगा मेरे भाइयों वो कौन होने वाला है? तो वो होगा भाई साहब आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और इसके बाद जब ये राजस्थान के अंतर्गत आती है तो इससे सबसे ज्यादा लाभ उठाता है कौन? हनुमानगढ़। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे भाई साहब कि आपकी इस भाखड़ा नागल बांध परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जो उठाने वाला जिला है, सर्वाधिक जो लाभ उठाने वाला जिला रहेगा भाई साहब वो कौन सा रहेगा? तो ध्यान रखना हनुमानगढ़ रहेगा। ओके सर, डन। तो ये तो बात किसके बारे में थी? नागल बांध के बारे में थी। अब चलते हैं मेरे भाइयों किसके बारे में? भाखड़ा बांध के बारे में, क्योंकि नागल बांध भाई साहब 1952 के अंतर्गत बना था, इसके बाद बना है कौन सा भाई साहब? भाखड़ा बांध। तो अब अपनी जो चर्चा रहेगी वो किस पे रहेगी? भाखड़ा बांध पे। तो हिमाचल प्रदेश में इस पे एक बांध आपको और बनाना है और जिसको आप कहेंगे भाखड़ा बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा बांध। अब सुनिएगा भाई साहब भाखड़ा बांध के बारे में। जी गुरु जी आप बताइए, तो भाखड़ा बांध के बारे में क्या बातें रहेंगी? उसमें सबसे पहली बात तो बेटा ये रहेगी आपकी भाखड़ा बांध के बारे में, इसकी स्थिति कहां है? तो भाई साहब ये है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, बिलासपुर जिला पड़ता है, वहां पे है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के अंतर्गत है भाखड़ा बांध। भाई साहब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका योजनाकार कौन था, यह बांध बनवाया किसने? तो भाई साहब अमेरिका के बांध निर्माता थे, इसको याद रखना, जिनका नाम था हार्वे सिलोकेम। कौन थे? हार्वे सिलोकेम, जो यहां के नहीं थे भाई साहब, यूएसए के थे। तो भाई साहब भाखड़ा बांध की स्थिति रहेगी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, योजनाकार रहेंगे हार्वे सिलोकेम। ओके सर। दूसरी बात यह ध्यान रखेंगे, इसके पीछे एक झील बनी हुई है भाई साहब, इसके जस्ट पीछे एक झील है, उस झील का नाम रहेगा जिसको आप कहेंगे गोविंद सागर झील। कौन सी झील है भाई साहब? गोविंद सागर झील आप जिसको कहेंगे। जी गुरुजी, गोविंद सागर झील। दूसरी बात यह ध्यान रखेंगे कि भाखड़ा जो बांध है बेटा ये राजस्थान का सबसे, सॉरी राजस्थान गलत भूल गया बेटा, ये भारत का, किसका? भारत का। भाखड़ा जो बांध है ये मेरे भाइयों भारत का सबसे ऊंचा, ये भारत का सबसे ऊंचा, लेकिन कैसा? कंक्रीट बांध है। ये भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है भाई साहब, 226 मीटर है। कंक्रीट का मीनिंग क्या होता है वो मैं समझा देता हूं। ऐसा बांध जो भूकंपीय क्षेत्र में बनाया जाता है या भूकंप के जोन में बनाया जाता है, जहां पे भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है, तो उसमें मटेरियल अत्यधिक लगता है, उसमें सीमेंट, बजरी और लोहे का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, और ऐसे बांध को बोलते हैं कंक्रीट बांध।
जो भूकंप के जोन में बनाया जाता है, जहां भूकंप आने की संभावना होती है, तो भूकंपीय तरंगों की वजह से, भूकंपीय झटकों की वजह से वो टूटे नहीं, इसलिए उसमें अत्यधिक आपके मेटल का प्रयोग किया जाता है। बजरी, कंकड़ पत्थर और लोहे का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, उसे कहते हैं कंक्रीट। तो यह भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। जबकि मैं अगर कंक्रीट हटा लेता हूं, डायरेक्ट कहता हूं भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो उत्तराखंड का टेहरी चला जाएगा, वो 260 मीटर ऊंचा है। तो यह भारत का सबसे ऊंचा कैसा बांध रहेगा बेटा? कंक्रीट। ओके सर। दूसरी बात यह ध्यान रखेंगे, इस बांध को भाई साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान रखना, चमत्कारिक विराट वस्तु, कभी पूछा जाए कि भाई साहब आपके किस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है, तो वो कौन सा बांध रहेगा? भाखड़ा बांध रहेगा बेटा। तो भाखड़ा बांध की स्थिति हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, इसके योजनाकार हार्वे सिलोकेम यूएसए से, यह भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यह थी आपकी कौन सी बेटा? भाखड़ा नागल बांध परियोजना। और भाखड़ा नागल जो बांध परियोजना है, उससे राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन रहेगा? हनुमानगढ़। इसमें भाखड़ा एक बांध का नाम है और नागल भी एक बांध का नाम है। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? चलिए तो फिर इसे मैटर में ले लेता हूं मैं आगे चल के। आइए भाई साहब, हमारे पास जो थी वो थी भाई साहब, ये अच्छे से सुनिएगा, भाखड़ा नागल बांध परियोजना। और ये जो आपके पास भाखड़ा नागल बांध परियोजना थी, इसमें आपने देखा कि आपके पास दो बांध हैं जी गुरुजी, जिनमें एक बांध का नाम था आपके पास नागल बांध। ओके डन। और भाई साहब एक जो बांध था आपके पास, वो था बेटा भाखड़ा बांध। एक नागल था और एक था मेरे भाइयों आपके पास कौन सा? भाखड़ा बांध। अभी दोनों के बारे में आराम से समझो। नागल बांध की तुमने स्थिति देखी थी? बिल्कुल देखी सर। यह था पंजाब के अंतर्गत, और पंजाब का एक जिला है जिसे आप कहेंगे रोपड़, ठीक है। फिर आपने यह भी देखा कि इससे क्या की जाती है? सिंचाई। और सिंचाई के लिए मेरे भाइयों इससे दो नहरें निकली थी, वो भी आपने देखा, जिनमें एक नहर का नाम था दाई और एक का नाम था बाई। इस नहर को आप कहेंगे दाई नहर। ओके सर डन। दाई नहर। और एक थी आपके पास बाई नहर। पक्का सर, दाई नहर और बाई नहर। फिर आपने यह भी समझा था कि दाई नहर का जो नाम था वो क्या था? तो जो दाई नहर थी उसका नाम मैंने बताया था बिस्त नहर, और उससे सिंचित हो रहा था केवल कौन? पंजाब। और जो आपकी बाई नहर थी, इसको मैंने कहा कि इसका जो नाम है, ये ध्यान रखना बेटा, उस नहर का नाम है भाखड़ा नहर, और इससे सिंचित होता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और राजस्थान के अंतर्गत ये जिस जिले में डायरेक्ट आती है वो जिला है आपका हनुमानगढ़। कौन? हनुमानगढ़। तो ये मैटर तो आपको याद रखना है। किसके बारे में मेरे भाइयों? नागल बांध के बारे में। फिर चलते हैं भाखड़ा बांध के अंतर्गत। तो भाखड़ा बांध की जैसे ही आपने स्थिति देखी थी, तो ये था भाई साहब हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत एक जिला पड़ता है बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के अंतर्गत था। दूसरी बात, इसका आपने योजनाकार भी देखा? बिल्कुल देखा सर योजनाकार। यूएसए के बांध निर्माता हैं जिनका नाम है हार्वे सिलोकेम। यूएसए के बांध निर्माता हार्वे सिलोकेम इसके निर्माता रहे। ओके सर। दूसरी बात आपने इसके बारे में यह भी देखी कि इस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा है? तो भाई साहब इस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चमत्कारिक विराट वस्तु कहा है, चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है। और भाई साहब एक बात हमने ये भी देखी कि यह भारत का सबसे ऊंचा, ये भी आपने देखा चित्र में कि यह भारत का भाई साहब आपका सबसे ऊंचा, और यह भारत का सबसे ऊंचा कैसा बांध है? तो ध्यान रखना भाई साहब, यह भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध। और कंक्रीट कितना हाइट बताया था मैंने? 226 मीटर। और एक बात आपने इसमें यह भी देखी कि इस बांध के पीछे बनी झील, तो भाई साहब ये भी ध्यान रखेंगे, इस बांध के पीछे बनी झील, और इस बांध के पीछे जो बनी झील है बेटा उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना उस झील का नाम है जिसे आप कहते हैं गोविंद सागर झील।
तो इस बांध के पीछे बनी झील का नाम रहेगा जिसे आप क्या कहेंगे, गोविंद सागर झील। बताइए ये चीजें आपको भाखड़ा नागल बांध परियोजना में बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? मैंने दोनों बांध बिल्कुल अलग अलग कर दिया आपके लिए। स्थिति कहां है, नागल बांध से हमारे लिए क्या है, भाखड़ा बांध को क्या क्या विशेषताएं रहेंगी, दोनों क्लियर हैं जी सर। अब चलते हैं भाई साहब आगे की ओर और भी बातें बता देता हूं। भाखड़ा नागल बांध परियोजना आपके राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है, यह भी ध्यान रखेंगे। रिवीजन के लिए बोर्ड पर पीडीएफ देना पर वीडियो का ओके, आप बेफिक्र रहिए यार, आपके लिए सब कुछ मिलेगा, आपके लिए सब कुछ मिलेगा। बस आप तो यूं प्यार हमारे ऊपर बस ऐसे ही बनाए रखिएगा, सब कुछ आप बेफिक्र रहिए, टेंशन नहीं लेने का भाई साहब, आराम से पढ़िए। तुम्हारा जो कमेंट था वो भी मैं कल, कुछ बच्चों के कमेंट थे, मैं बीच में थोड़ा सा रुकता हूं, उन पे भी बात कर लेते हैं अपन। कुछ बच्चों के, चलो पहले इसको कर देते बेटा भाखड़ा नागल को, फिर मैं तुमसे 2 मिनट के लिए बात करूंगा सभी बच्चों से, ठीक है? तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना में नागल बांध हो गया, ये भाखड़ा बांध हो गया। अब ये भारत और राजस्थान की मैं कह रहा था सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रहेगी जी सर। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु आपको देखने के लिए मिलेंगे मेरे भाइयों। अपन कौन सी परियोजना पढ़ रहे थे? अपन अभी पढ़ रहे थे सर जिसका नाम था मेरे भाइयों भाखड़ा नागल। ओके सर, ये थी आपकी भाखड़ा नागल बांध परियोजना। और इसे ध्यान रखना, एक पॉइंट के साथ इस बात को मैं बहुत अच्छे से प्रस्तुत करूंगा आपके लिए कि भाई साहब कल को यह पूछा जाए इस भाखड़ा नागल बांध परियोजना से राजस्थान का लाभान्वित जिला, तो राजस्थान का जो लाभान्वित जिला रहेगा बेटा वो आपको पता चल ही चुका है कि राजस्थान का इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो है वो कौन सा रहेगा, हनुमानगढ़ रहने वाला है। ओके सर, डन। और दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि यह परियोजना जी सर भारत व राजस्थान की, यह परियोजना भारत व राजस्थान की, मेरे भाइयों ध्यान रखना बेटा, ये सबसे बड़ी भारत व राजस्थान की सबसे बड़ी मेरे भाइयों बहुउद्देशीय परियोजना, ये भारत और राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। तो ये जो परियोजना है वो भारत व राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। और जब नेक्स्ट पेज पे आप चलेंगे तो इसकी विशेष बातें आपको यहां सारी मिल जाएंगी जो मैंने समझाई है। क्या क्या विशेष बातें रहेंगी वो देख लीजिएगा। इस परियोजना से राजस्थान का कौन सा जिला, हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित होता है। यह परियोजना भारत व राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में हाँ एक बात ये और ध्यान रखेंगे आप बेटा, इस परियोजना के बारे में जो सर्वप्रथम विचार दिए थे वो किसके द्वारा दिए गए थे, तो ध्यान रखना सर लुईस डेन के द्वारा दिए गए थे। कभी पूछे कि इस परियोजना के बारे में सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था, तो भाई साहब इस नाम को मत भूल जाना, उस व्यक्ति का नाम है क्या, सर लुईस डेन। कौन है बेटा, सर लुईस डेन नामक विद्वान है। तो इस परियोजना के बारे में सबसे पहले विचार देने वाला व्यक्ति था, उसे कहेंगे सर लुईस डेन कहेंगे। बोलो भाई साहब ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको ये परियोजना समझ में आ गई, ये भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना, तो एक बार भाई साहब मेरे लिए कमेंट कर दो, फिर आगे पढ़ेंगे भाई साहब, अगली परियोजना को आगे देखेंगे। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, आप जल्दी से बताइए भाई साहब, कमेंट करके बताइए कि ये परियोजना डन है या नहीं है। अब मैं आपसे भी बात कर लेता हूं, आपके कमेंट भी देखता रहूंगा। सुनिएगा, कल कुछ बच्चों के इस प्रकार के कुछ कमेंट मैंने देखे वीडियो के अंतर्गत कि सर इसके बाद जलवायु करा देना, इसके बाद खनिज करा देना। आप बेफिक्र रहिए, ये जल यूनिट कंप्लीट होने को जा रहा है, अभी इसमें 2 दिन और लगेंगे। उसके बाद मेरे भाइयों आप बेफिक्र रहिए, उसके बाद अपन को क्या करना, उसके बाद अपन क्लाइमेट ही लेके आएंगे, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? तो उसके बाद क्लाइमेट आएगा, आपका जलवायु आएगा, और फिर जैसे ही आर्थिक भूगोल आपका शुरू होगा तो उसमें खनिज भी आएगा। आप बेफिक्र रहिए, ये टॉपिक आपके सबसे बेस्ट रहेंगे, टेंशन ना लो आप। ओके, डन 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 डन। ओके भाई साहब, जी सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों अगली परियोजना पे, जिसका नाम रहेगा रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी परियोजना रहेगी बेटा? रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना। ओके सर, तो रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना पे बात कर लेते हैं। ये कहां बनी हुई है, किस नदी पे बनी हुई है, एक ही बार में बात समझ में आ जाएगी, बस आप तो ध्यान से सुनना। रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जी सर, भाई साहब भारत का मैप बनाएंगे तब समझेंगे इसे। ओके गुरुजी, डन, कोई दिक्कत नहीं सर। तो भाई साहब रेणुकाजी जो बहुउद्देशीय परियोजना की हम बात कर रहे हैं, ये कहां पे रहेगी, तो सुनिएगा भाई साहब, यहां एक स्टेट पड़ता है जिसको आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश। ओके सर, डन, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका एक स्टेट है जिसे आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश। ओके सर, डन, ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहां से एक नदी प्रवाहित होती है जिसको आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली एक नदी, और जिसका नाम है मेरे भाइयों, उस नदी का नाम है गिरी। कौन सी नदी है बेटा? गिरी नदी। ओके सर, और ये गिरी नदी जिस नदी के साथ मिलकर आगे बढ़ती है,
तो उत्तराखंड से एक नदी आती है, यहां से एक उत्तराखंड से एक नदी आती है और इस प्रकार से आगे की ओर जाती है प्रवाहित होते हुए। जी गुरुजी, इस नदी का नाम है यमुना। ये आती है कहां से? उत्तराखंड से आने वाली इस नदी का नाम है यमुना नदी। ओके सर, कौन सी नदी बेटा? यमुना नदी है सर। ओके, अब सुनना मेरे भाइयों, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो गिरी नदी है उस पर संचालित है आपकी रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना। गजब की बात गुरुजी। तो हिमाचल प्रदेश की गिरी नदी पे यहां संचालित है आपकी कौन सी, जो आप पढ़ रहे हैं क्या? रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना। तो कल को आपसे यह पूछा जाए कि रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना भाई साहब आपकी किस नदी पे संचालित है, तो आप कहेंगे रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना गिरी नदी पे संचालित है। किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है। ओके सर, और रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना पे कितना जल विद्युत उत्पादन होता है? तो भाई साहब ये जो परियोजना है रेणुका जी, इस पे जब आप जल विद्युत की बात करेंगे, जल विद्युत उत्पादन की बात करेंगे इस पे, तो भाई साहब इस पे जो जल विद्युत उत्पादन होता है वो आपका 40 मेगावाट, ओनली कितना है? 40 मेगावाट होता है। और इस वाली परियोजना से, रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित कौन कौन होते हैं? तो भाई साहब ये एक अच्छा पॉइंट साबित हो सकता है कि इससे लाभान्वित कौन कौन होते हैं। तो देखो, हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित होगा, हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आता है उत्तराखंड, इससे लाभान्वित होगा। उत्तराखंड के जस्ट बाद आता है उत्तर प्रदेश, इससे लाभान्वित होगा। उत्तर प्रदेश से हम लग रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान इससे लाभान्वित होगा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लग रहा है हरियाणा और एक दिल्ली। टोटल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो 6 इससे लाभान्वित होंगे, यही मत भूल जाना बस। कैसे कैसे रट्टा नहीं मारना है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, तो यूपी से आप टच हो, ये राजस्थान। अब यूपी और राजस्थान से यहां हरियाणा लग रहा है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। समझ गए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से हरियाणा संलग्न रहेगा और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो इससे लाभ उठाने वाले जो रहेंगे वो आपके 6 रहेंगे, जिनमें से 5 तो राज्य रहेंगे, एक हिमाचल प्रदेश रहेगा, एक उत्तराखंड रहेगा। जी गुरुजी, इसके अलावा एक रहेगा उत्तर प्रदेश रहेगा। ओके सर, एक इसके अलावा आपका राजस्थान भी रहेगा। जी सर, और राजस्थान के अलावा मेरे भाइयों एक हरियाणा भी रहेगा। ओके सर, और हरियाणा के अलावा आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी रहेगा। तो ये एक छोटी सी परियोजना जिसे कहेंगे रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना। आइए आगे डिटेल में बताता हूं पूरा। देखिए, रेणुका जी जो बहुउद्देशीय परियोजना है इसकी स्थिति कहां पे है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत एक जिला है जिसका नाम रहेगा सिरमौर जिला। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले में है ये? सिरमौर जिले में। नदी किस पे बनी हुई है, तो आपको यह पता चल चुका है कि कौन सी नदी है? गिरी नदी है, जो किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक है, यमुना नदी की सहायक। तो यह गिरी नदी पे है मेरे भाइयों, और किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है ये। लाभान्वित कौन होगा, तो वो भी आपको पता चल चुका था। हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित होगा, उत्तराखंड इससे लाभान्वित होगा, उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होगा, इसके अलावा अपना राजस्थान इससे लाभान्वित होगा, इसके अलावा मेरे भाइयों हरियाणा इससे लाभान्वित होगा, और हरियाणा के अलावा मेरे भाइयों दिल्ली। बस इसमें यह मत भूल जाना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां वो पंजाब लिखेगा, लेकिन ध्यान रहे पंजाब इसमें नहीं है। भारत की कई सारी परियोजनाओं में पंजाब आता है, राजस्थान की कई सारी परियोजनाओं में पंजाब आता है, लेकिन इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना। फिर सहयोग की बात आती है कि ये किस अनुपात में इसको बनाया गया, तो ध्यान रखना ये 90:10 के सहयोग में है। 90 किसने दिया है? केंद्र, और 10 में ये जितने भी आपको राज्य दिख रहे हैं ये सब राज्य रहेंगे। तो यहां जो आपकी ये परियोजना है जिसे आप कह रहे थे क्या? रेणुका जी। क्या कह रहे थे बेटा? रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना। ये जो आपकी रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना है, इसमें ये चीजें ध्यान रखेंगे कि स्थिति ये हो गई, नदी ये हो गई, लाभान्वित ये हो गया, सहयोग ये हो गया, और मेरे भाइयों जल विद्युत कितना उत्पादन इस पे रहेगा, तो वो भी आप ध्यान रखना। इस पे जो जल विद्युत उत्पादन रहेगा वो कितना रहेगा? 40 मेगावाट। तो इसे कहेंगे रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना। बोलो बात समझ में आई? तो ये एक अपडेट परियोजना है, इसे जरूर याद रखना मेरे भाइयों। ओके,
चलिए फिर चलते हैं अगली एक परियोजना पे जिसका नाम रहेगा क्या, लखवार। कौन सी, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना। तो लखवार बहुउद्देशीय परियोजना कैसे रहेगी वो मैं क्लियर करता हूं उसी मैप के अंदाज में पहले की तरह ही। आइए लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की जब बात करेंगे आप, ये कहां संचालित है और कैसे कैसे संचालित है, तो वहां पे बात करता हूं आपसे। जी गुरुजी, यहां पे आपका एक स्टेट रहेगा हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे, जिसे आप कहेंगे उत्तराखंड। ये कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड। ओके सर, इस उत्तराखंड से एक नदी प्रवाहित होगी जिसे आप कहना चाहेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से वो नदी प्रवाहित होती है मेरे भाइयों, और उस नदी का नाम रहेगा यमुना। कौन सी नदी, यमुना नदी है ये। ओके सर, ये हो गई आपकी यमुना नदी, ठीक, डन सर। और यमुना नदी जो है इस पे ये परियोजना संचालित है आपकी, इस पे ये परियोजना संचालित है जिसको आप कह रहे हैं लखवार। तो ये उत्तराखंड के अंतर्गत ये परियोजना बनी हुई है जिसे आप कहेंगे क्या बेटा, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी परियोजना, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना। कहां पे बनी हुई है, उत्तराखंड के अंतर्गत है आपकी लखवार बहुउद्देशीय परियोजना। अब उत्तराखंड के किस जिले के अंतर्गत रहेगी वो भी देख लो। ये उत्तराखंड में बनी हुई है देहरादून, देहरादून। और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना पे कल को पूछे कि जल विद्युत कितना उत्पादन होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इस पे भी आपका 400 मेगावाट है। अच्छा, उस पे कितना था, सॉरी 300 मेगावाट रहेगा बेटा इस पे, और उस पे कितना था 40, इस पे रहेगा 300 मेगावाट रहेगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई साहब दोनों पे 30 और 40 रहेगा, बस इसमें 300 कर लेना, उसमें 40 ही रहने देना, ठीक है सर। तो आपकी लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे रहेगी, यमुना नदी पे। स्थिति रहेगी उत्तराखंड के देहरादून में, और जल विद्युत उत्पादन होगा कितना, 300 मेगावाट। बाकी इसमें जो सहयोग की बात करेंगे आप, वही सहयोग रहेगा 90:10 में रहेगा। वही लाभान्वित रहेंगे आपके 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। कुछ चेंज नहीं है दोनों में, बस अगर अंतर है तो पोजीशन को लेके अंतर्गत है, स्थिति को लेके अंतर है, तो जल विद्युत को लेके अंतर है, और कुछ भी अंतर नहीं है। तो लखवार बहुउद्देशीय परियोजना में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो सुनिए फिर यहां पे आराम से बेटा, स्थिति कहां पे रहेगी इसकी, तो एक राज्य रहेगा आपके लिए उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अंतर्गत जिला रहेगा जिसे आप कहेंगे देहरादून। ओके सर, नदी कौन सी रहेगी, तो नदी जो रहेगी वो रहेगी यमुना नदी। किस नदी पे है, यमुना नदी। सहयोग कैसे रहेगा, तो वही 90:10 में, 90 में केंद्र रहेगा और 10 में बाकी के राज्य रहेंगे। जल विद्युत कितना उत्पादन होगा, तो ध्यान रखना इस पे होता है 300 मेगावाट। कितना बेटा, 300 मेगावाट। और लाभान्वित कौन कौन रहेंगे, तो वो ही रहेंगे जो आपके पहले थे, मतलब सर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ओके सर, इसके अलावा राजस्थान, जी सर राजस्थान, और इसके अलावा मेरे भाइयों आगे चलेंगे तो हरियाणा, और इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो भाई साहब ये जो आपकी परियोजना थी इसे कहेंगे आप क्या, आपकी ये जो परियोजना आप देख रहे थे बेटा, इस परियोजना को अपन ने क्या कहा था, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना। और इससे पहले थी रेणुका जी। तो ये जो आपने डिटेल देखी है ये किसकी है, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना। तो भाई साहब ये दोनों परियोजना नवीन परियोजनाएं हैं, और देखो ज्यादातर आज वर्तमान में जो कंपटीशन चल रहा है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप याद करके गए होंगे कि चंबल नदी बहुउद्देशीय है, आप याद करके गए होंगे माही बहुउद्देशीय है, ब्यास बहुउद्देशीय, भाखड़ा नागल, और पेपर में आ गई लखवार और रेणुका जी। तो भाई साहब जो नवीन अपडेट है उसे ज्योग्राफी में आज के पेपरों में ज्यादा अटैच करके पूछा जा रहा है, इसलिए जो भी अपडेट है उस पर तुम ज्यादा फोकस किया करो। मैं सही कह रहा हूं भाई साहब, बिल्कुल। तो लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की स्थिति तो हो गई उत्तराखंड में, नदी कौन सी हो गई, यमुना। सहयोग कैसे रहेगा, 90:10 में। जल विद्युत की हमने बात की थी तो आपका 300 मेगावाट, और लाभान्वित की जब बात की थी तो आपके ये रहेंगे। बोलो यहां पे अपनी हो जाती है मेरे भाइयों नदी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अपन यहां पे क्या कंप्लीट कर लेते हैं, नदी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। पहले मेरे को कमेंट करके बताइए, आज मैंने आपको 4 बहुउद्देशीय परियोजना समझाई, जिनमें एक का नाम था ब्यास, एक का नाम था भाखड़ा नागल, एक का नाम था रेणुका जी, और एक का नाम था लखवार। कमेंट करके बताइए कि यह बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर आ गई हो
तो मेरे भाइयों कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया है। और मेरे भाइयों अभी भी कहूंगा, जितने भी नए विद्यार्थी हैं भाई साहब, आगे की चीज को और अच्छे से समझने के लिए पीछे की जितनी भी वीडियो हैं उनका एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, जितने भी नए विद्यार्थी हैं। क्योंकि देखो, आगे की आपकी स्थिति को मजबूत करने के लिए पहले नियम मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत सीक्वेंस से आगे बढ़ रहा हूं। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं, पहले जो पिछली वीडियो हैं, जो लगभग 26 वीडियो बन चुकी हैं कई चैप्टरों पे, उनका एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। नहीं तो आगे की क्लासों में थोड़ी सी आपकी तकलीफ बढ़ेगी। और मैं नहीं चाहता कि ज्योग्राफी की वजह से आपका कोई क्वेश्चन कंपटीशन में गलत हो। तो मेरे भाइयों, आपने जो आज के ये 4 की चारों बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखी, वो बहुत अच्छे तरीके से समझी। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इनको समझा। बिल्कुल गुरुजी। तो अगली जो बात मेरी तरफ से रहेगी मेरे भाइयों, वो ये रहेगी कि हमारी जो PYQ सीरीज जो लक्ष्य क्लासेस के द्वारा चलाई जा रही है, कंटेंट पढ़ने के बाद बहुत जरूरी हो जाता है आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को देखना, क्योंकि उन्हीं से आपकी आने वाली जो परीक्षा है उसका नवीनतम पैटर्न हमें समझ में आता है। और जब तक आप कंटेंट पढ़ने के बाद PYQ निकालेंगे नहीं, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि सफलता जो है वो सुनिश्चित नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रमा गलतियों के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमारी ये पूरी PYQ सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था, हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, राजस्थान के भूगोल की PYQ बहुत जल्दी आपके हाथ में होगी, ये मेरा वादा है। अभी कमिटमेंट नहीं कर सकता कि उस दिन होगी, इसके पीछे रीजन है। अगर बाई चांस 1-2 दिन लेट भी हो गई तो फिर आप कहेंगे कि गौरव सर भी झूठ बोलते हैं, वो मैं चाहता नहीं। तो एक कुछ दिन में आपको ये खुशखबरी जरूर देने वाला हूं कि ये कब आ रही है आपके राजस्थान के भूगोल की PYQ। आप बेफिक्र रहिए, पूरे हर क्वेश्चन का अच्छे तरीके से व्याख्यात्मक विवरण रहेगा। तो इस सेशन के अंतर्गत इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। और मेरे भाइयों, आज कोई भी नए विद्यार्थी जो हमारे हैं, अगर उन्हें यह पसंद आ रहा है कि वाकई में लक्ष्य परिवार आपके लिए क्या कर सकता है, लक्ष्य परिवार के हर एक नवाचार विद्यार्थी हित में होते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं, उन्हें यह लगता है कि इस परिवार के साथ जुड़ के हम हमारे भाग्य को बना सकते हैं, संभाल सकते हैं, और जो उद्देश्य हमने देखा है, जो सपना हमने देखा है, उसे हम पूरा कर सकते हैं। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं, वो पीछे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा बने। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल मॉर्निंग के अंतर्गत। बने रहिएगा इसी प्रकार से सेशन में, और इसी प्रकार से आप प्यार बनाए रहिएगा। और आज का सेशन कैसा रहा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय हिंद, जय जवाहर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।